वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं, कल से हमने स्टार्ट किया है अपना एक न्यू बैच, जिसमें हम ऑलरेडी अपना यूनिट 1 का स्टार्टिंग कर चुके हैं, जिसमें हमने कल देखा था कि व्हाट इज मैनेजमेंट, और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो हमारे लाइक क्लासिकल थ्योरीज हैं उसमें फ्योल और टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट थ्योरीज का पार्ट ही 2, जिसमें हम देखेंगे मैक्स वेबर, जो कि क्लासिकल थ्योरीज के अंदर ही आते हैं। और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपके न्यू क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हम हाथोन एक्सपेरिमेंट एंड बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी देखेंगे। ये जो क्लास है ये मैनेजमेंट कोड 17, एचआर कोड 55, कॉमर्स कोड 8 और साथ ही साथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो उसमें मौजूद है। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट मैक्स वेबर, जो कि हमारे आते हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी से। ठीक है, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी हमने कल देखा था। जो क्लासिकल थ्योरी होती है, उस क्लासिकल थ्योरीज के 3 पार्ट थे: एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड द ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। तो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी भी उसी का ही पार्ट है, जिसको दिया है मैक्स वेबर ने। आपको ना मैचिंग में ये भी पूछा जा सकता है कि थ्योरीज और उनके कंट्रीब्यूटर्स, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कल हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का न्यू कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा था एफिशिएंट एंड एफिशिएंसी, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, एफिशिएंसी और एफिशिएंट में क्या अंतर है, सॉरी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या अंतर है। ठीक है ना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट, इनमें क्या डिफरेंस है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है मैक्स वेबर? तो मैक्स वेबर एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बताया है। और ब्यूरोक्रेसी जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक बहुत लाइक ब्यूरोक्रेसी जो थ्योरी है उसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा हाईली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। कहीं से भी कोई लूप होल नहीं होना चाहिए कि कोई भी अपने मन से कुछ कर जाए, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फॉर्मलाइज होना चाहिए, लाइक एक जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। कोई भी अपने मन से कुछ कर ले, इस वाला कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये। इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पर मतलब हो गया कि यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाता है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कोई आपका रिश्तेदार है या नहीं है, रिश्तेदार हो या नहीं हो। इनका मकसद है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो वो एक समान है, उसके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो बाकियों के साथ होता है। तो इस तरह से ये 3 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मलाइज होता है और इम्पर्सनल होता है। क्लियर, याद रहेगा? गुड, आगे बढ़ते हैं। He also institute the belief that the organization must have to define the hierarchical structures, जैसा अभी हमने बताया था, clear rules and regulations and the line of authority। जो अभी ऊपर वर्ड्स थे उन्हीं के ही यहाँ पर सेकंड टर्म्स दिए गए हैं। स्ट्रक्चर्ड को आप हेरारिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। फॉर्मलाइज यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। इम्पर्सनल यानी कि आपकी लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। सॉरी, फॉर्मलाइज आपका लाइन ऑफ अथॉरिटी, इम्पर्सनल आपके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होना चाहिए। अब आपको क्या करना है ना, इस तरह के कोई भी टर्म्स आ जाए तो आप समझ जाना कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की बात की जा रही है। अब इसके कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास यहाँ पर होती है, जैसा अभी हमने कहा कि फॉर्मल होता है और साथ ही साथ अथॉरिटीज चलती हैं। हायरार्की प्रॉपर फॉलो होती है, यानी कि टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर वाला कंडीशन चलेगा। डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है वो स्पेशलाइजेशन के बेस पर होता है। लाइक अगर मेरा स्पेशलाइजेशन एचआर है तो मुझे जो वर्क मिलेगा वो एचआर रिलेटेड मिलेगा। अगर किसी ने आईटी से काम किया हुआ है तो उसको जो वर्क मिलेगा वो आईटी बैकग्राउंड का मिलेगा। इस तरह से ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने हुए हैं उनको यहाँ पर फॉलो करना है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, जैसा मैंने अभी बताया था कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के साथ में कोई हार्ड एंड फास्ट रिलेशन नहीं बना के रखता है, उसको अपने काम से मतलब है, वो काम की तरफ करता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड, यहाँ पर ना पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपको कोई भी काम कराना है तो आपको बकायदा उसके लिए एक लेटर देना पड़ेगा। लोअर लेवल से है तो लोअर लेवल को मिडिल लेवल तक, मिडिल से टॉप लेवल तक पहुंचेगा, फिर वो अप्रूव होगा और अप्रूव होकर फिर वापस वो मिडिल और फिर वापस वो लोअर पर जाएगा, तब जाके आपका काम कंप्लीट होगा। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड यानी कि पेपर वर्क जो है वो प्रॉपर यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये है इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक।
नाउ आगे बढ़ते हैं। तो मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक जो है यहाँ पर 6 मेजर प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं इन्होंने। तो वो 6 मेजर प्रिंसिपल्स कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज, जो हमने बोला है ना वही चीज है, बस मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे याद हो जाए, अभी की अभी, अलग से दिक्कत ना हो। अब जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, जिसने अभी क्लास देख ली है और स्टार्ट किया है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितने बच्चे मेरी क्लास देखने आए हैं। तो फटाफट से लाइक करके अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए, राइट। चलिए, फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जैसा अभी हमने कहा था ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में जो होता है वो सारा की सारा जो कंट्रोल होता है वो ऊपर से, अपर लेवल से कंट्रोल चलता आता है। तो ये हायरार्किकल लेवल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पर इनके ये सेंट्रल प्लानिंग और ये आपका सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग यहाँ पर चलेगी। ओके, सेंट्रल प्लानिंग और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग यहाँ पर चलेगी। नेक्स्ट, रूल बेस्ड मैनेजमेंट, जैसा आपको बताया था कि लोअर लेवल जो है उन सारे एग्जीक्यूटिव्स को जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो हायर लेवल से आते हैं और वही यहाँ पर उनके रूल्स बनाते हैं और रूल्स को फॉलो करवाया जाता है। फंक्शनल स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर वर्क दिया जाता है, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको वर्क दिया जाता है। अप फोकस एंड इन फोकस मिशन, यानी कि यहाँ पर बोला गया है अप फोकस का क्या मतलब है कि जितने भी आपके स्टैक होल्डर्स हैं या फिर आपके बोर्ड हैं या फिर अदर एजेंसीज जो कि आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ आपका क्या रोल है, वो अप फोकस्ड आता है कि उनको आपको किस तरह से फॉलो लाइक उनके साथ किस तरह से आपको ट्रीट करना है। ऑन द अदर हैंड, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, पर्सन्स इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये तो होगा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले, तो वो अब फोकस हो गए। और इन फोकस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के खुद के जितने भी मेंबर्स हैं, तो उन सब की तरफ फोकस करना हो गया इन फोकस। तो इन सब को लेकर चलना, इन सबको भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हायरार्की को फॉलो करवाना और इनसे भी अपना प्रॉपर तरीके से काम लेना भी इन्हीं का मेन मकसद है। इम्पर्सनल, जैसा हमने कहा था कि ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज इक्वली, दे ऑल्सो ट्रीट ऑल द कस्टमर्स इक्वली, डू नॉट अलाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इन्फ्लुएंस देम। जैसा मैंने कहा था, कोई बहुत अमीर कस्टमर है तो उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा इनका फंडा नहीं है। इनके लिए सारे कस्टमर एक समान रहेंगे। मेन मकसद है मुझे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट चाहिए, मुझे रिलेशन बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा इसका कहना है। नाउ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, जैसा भी हमने बताया था कि सिलेक्शन एज वेल एज द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। चलिए, सो ये थे हमारे मैक्स वेबर के पॉइंट्स, जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी दी थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कौन से 6 मेजर प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको याद करना है। तो ये तो हो गए मैक्स वेबर की बात। यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी हमारी खत्म होती है। अब हम आते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी पर। किस पर? न्यू क्लासिकल थ्योरी। जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है, ये एक तरह से जो क्लासिकल थ्योरीज में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए न्यू क्लासिकल थ्योरी को लेकर आया गया। जैसे आप नाम से भी समझ सकते हो, न्यू का मतलब हो गया न्यू, और क्लासिकल तो हमारी जो थ्योरी थी वो ही है। तो एक तरह से ये नई क्लासिकल थ्योरी है, जो वहां पर चीजों को इग्नोर किया गया था, यहाँ पर उन्हीं चीजों को लेकर आया गया है। जैसे कि वहां पर क्या किया गया था ना कि ह्यूमन रिलेशंस को पूरी तरह से इग्नोर किया गया था, तो यहाँ पर क्या किया गया है, ह्यूमन रिलेशंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। बोला गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का आपको सक्सेस चाहिए तो क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रॉपर ह्यूमन रिलेशन, राइट। और साथ ही साथ एक सोशल सिस्टम रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसकी तरफ इन्होंने फोकस किया है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ये आपको समझ में आ ही गया है। अब हम देखते हैं कि ये सोशल सिस्टम पर बेस्ड है, और न्यू क्लासिकल अप्रोच सबसे पहले जो दी थी वो आपके अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। उनकी जो बुक थी दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश इन 1890। और जो एल्टोन मायो है, उन्हें यहाँ पर न्यू क्लासिकल थ्योरी का फाउंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यू क्लासिकल थ्योरी का फाउंडर। एक काम कीजिएगा, एक जो भी हमने मैनेजमेंट की जो नोटबुक बनाई हुई है, वहां पर बुक्स के नाम, साथ ही साथ उसका पब्लिश ईयर है ना, और पब्लिश ईयर और जो भी उसका ऑथर है, उस ऑथर को भी आप ऐड करते जाइए अलग से एक पेज पर। ओके, ये आपका टास्क है, इसको आपको करना ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ पर जो न्यू क्लासिकल थ्योरीज है इसमें दो पार्ट्स हैं, दो सोर्सेज हैं इसके, एक है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट और एक है आपका बिहेवियर मूवमेंट। तो देखते हैं ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट क्या कह रहा है और फिर हम देखेंगे बिहेवियर मूवमेंट क्या कहता है। सो न्यू क्लासिकल थ्योरीज कॉल्ड एज अ ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर साइंस अप्रोच। इसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर साइंस अप्रोच। और इसका जो बेस है वो क्लासिकल थ्योरी है, लेकिन उसी को मॉडिफाइड और इम्प्रूव कर दिया गया है या उसी को ही एक्सटेंड कर दिया गया है, किसको? क्लासिकल थ्योरी को। और जैसे वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट, जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी उसका जो मेन कंसर्न था वो सिर्फ और सिर्फ जॉब कंटेंट को लेकर होता था और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल जो रिसोर्सेज है उसके लिए होता था। बट जब हमारी आई क्या न्यू क्लासिकल थ्योरी, इसका जो मकसद था वो ये था, मेन बिहाइंड द मशीन। मेन बिहाइंड द मशीन इन द सेंस कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमको यहाँ पर मेन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इस मेन को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, इसकी भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको समझना चाहिए, उसके साथ एक प्रॉपर रिलेशन जो है वो क्रिएट होना चाहिए। क्लियर? वही चीज यहाँ पर बताई गई है। क्लासिकल थ्योरी जॉब और फिजिकल, न्यू क्लासिकल थ्योरी इंपॉर्टेंस है रिलेशन। ठीक है, किसकी इंपॉर्टेंस? ह्यूमन की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। जो बेसिक फीचर्स हैं उसके ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम होता है। ह्यूमन फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी सोशल सिस्टम के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने में मदद कर सकता है, ऐसा इनका कहना था। इनका कहना क्या है कि भैया हम एक सोशल सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो अगर आप सोशल सिस्टम में हो तो सोशल मशीनों से तो नहीं बनेगा कि अरे मेरे पास टेबल है, चेयर है, रूम है, पंखा है, सब कुछ है, क्या इन चीजों से मैं सोशल सिस्टम क्रिएट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। जो मेरा सोशल सिस्टम क्रिएट होगा वो किससे होगा? ह्यूमन रिसोर्स से क्रिएट होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स अगर है तो कहीं ना कहीं मुझे सोशल और साइकोलॉजिकल नीड को भी समझना पड़ेगा। अगर सोशल और साइकोलॉजिकल नीड को समझ लिया तो प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ द एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू डेवलप द सोशल एंड लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, इन एडिशन टू द टेक्निकल स्किल। आपको क्या है ना कि टेक्निकल के साथ साथ हमको एक तरह से लीडरशिप स्किल्स को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कराना है। क्यों हो रहा है ये? इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में वेलफेयर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। राइट? तो इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। और मोरल एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो आपका हैंड टू हैंड चलता है, यानी कि जितना ज्यादा आप उनको अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो वहीं से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लाइक जितना अच्छा आप रिलेशन अपने ऑर्गेनाइजेशंस में रखेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और इसी के लिए इन्होंने एक हाथोन एक्सपेरिमेंट भी किया है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं न्यू क्लासिकल थ्योरीज के, जैसे कि ये इंडिविजुअल को फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा है तो दूसरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, इंडिविजुअल को फॉलो करती है। अच्छे वर्क ग्रुप की तरफ फोकस रहता है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट कराने में ये ज़्यादा फोकस रखती है। इसका ओरिएंटेशन जो है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, यानी कि एम्प्लॉयज को इसने फोकस किया है। मोटिवेशन की तरफ फोकस ज़्यादा है इसका। लीडरशिप जो है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, जो सामने वाले को यानी कि आपके एम्प्लॉयज को मौका देता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान है, जैसे कि एम्प्लॉय का मोरल और प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या क्लोज कनेक्शन है उसे यहाँ पर बताया गया है। तो दे आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी। ये जो एलिमेंट्स हैं इन सारी चीज़ों को करना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन या फिर आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। चलिए अब आ जाते हैं हम हाथोन एक्सपेरिमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज, इसी की स्टेप्स पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कि कई बार डायरेक्ट भी पूछा गया है कि विच वन इज नॉट कम्स अंडर दी हाथोन एक्सपेरिमेंट, और इस तरह से यहाँ पर आपकी ये एक्सपेरिमेंट के नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्टोन मायो है किसने दिया है? एल्टोन मायो। एल्टोन मायो
conducted a famous Hawthorne experiment at the Hawthorne plant of the Western Electric Company. Hawthorne क्या है? एक प्लांट है जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का है, कहाँ पर? यूएसए में। और जो इनका एक्सपेरिमेंट चला था वो 1927 से 1932 तक चला था, है ना। और इनके साथ में इनके कुछ एसोसिएट्स भी वहाँ पर मौजूद थे। जो एक्सपेरिमेंट है उसे 4 पार्ट्स में किया गया था। illumination experiment, relay assembly test room experiment, mass interviewing program and the bank wiring observation room experiment. आपको इनके नाम याद होने चाहिए। अभी मैं इनके मीनिंग समझाऊंगी ना, नाम बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, बट नाम आपको इनके याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है ये। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ये कहीं ना कहीं इसका जो मतलब है वो है रोशनी से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट ये कहा गया था कि जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को रखा गया एक्सपेरिमेंट ग्रुप में और एक को रखा गया कंट्रोल ग्रुप में। कंट्रोल ग्रुप में क्या किया गया कि जो वर्किंग कंडीशंस गिवन थी वो एज इट इज सेम रखी गई। बट जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप था इसमें क्या किया गया कि जो भी हमारे वर्कर्स थे उन वर्कर्स के ऊपर उनको लाइट जो है वो डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड की गई। और फिर ये देखा गया कि क्या लाइट का इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस चीज को यहाँ पर देखा गया है। क्योंकि हाइपोथेसिस कहती है उन्होंने क्या मान के चली थी कि अगर लाइट अच्छी होगी, लाइट अगर ज्यादा होगी है ना, लाइट अगर ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना। लाइट ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा, ऐसा इनकी सोच थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लाइट का कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ा ही नहीं। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी दोनों की बराबर ही चल रही थी। यहाँ पर लाइट को डिम से थोड़ा सा अभी बहुत अच्छी लाइट दी गई, फिर थोड़ा सा लाइट को कम किया गया, ऐसे करके एक्सपेरिमेंट किया गया। तो दोनों की प्रोडक्टिविटी थी जो वो बराबर ही चल रही थी, ठीक है। दोनों को लाइट जितना दिया गया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक मून लाइट ना कर दी गई हो। अगर मून लाइट कर दोगे कुछ दिखाई नहीं देगा तो फिर तो काम में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज जो हम आर्टिफिशियल लाइट्स देते हैं वो अगर दी गई थी तो उससे इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। हायर लाइट से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ये कहा गया था, लेकिन कम लाइट भी अगर थी तो प्रोडक्टिविटी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो ये कंक्लूड किया गया कि इल्यूमिनेशन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्टिविटी से, लेकिन कोई और फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी पर फर्क डाल सकते हैं। तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के लिए, लाइट्स और ये फिजिकल फैक्टर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब एक्सपेरिमेंट को एक नए चरण पर लेकर जाया गया जिसे कहते हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया कि ग्रुप्स बना दिए गए, होमोजीनियस वर्किंग ग्रुप्स बना दिए गए। और यहाँ पर जो ग्रुप्स बनाए गए थे वो बेसिकली फीमेल्स के बनाए गए थे, है ना। फीमेल्स के वर्क ग्रुप बनाए गए थे, उनको यहाँ पर लिया गया और उनको कुछ उनके ऊपर ना कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उनके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस किए गए थे, लाइक कभी उनका वर्किंग आवर्स को कम कर दिया गया, कभी उनको रेस्ट पीरियड बढ़ा दिया गया, कभी उनकी फिजिकल कंडीशंस को बढ़ा दिया गया, कभी उनको फ्रेंडली सुपरविजन प्रोवाइड हुआ, कभी उनको फ्री सोशल इंटरेक्शन दिया गया था जो उनके ग्रुप मेंबर्स में है। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशंस उनके साथ में की गई और देखा गया कि क्या फर्क पड़ा और क्या नहीं पड़ा। तो ये देखा गया कि जो भी फीमेल्स थी, अगर उनका इंसेंटिव्स उनको दिया गया, ठीक है, इंसेंटिव जो दिया गया था उससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। फिर उनको 5 मिनट का रेस्ट दिया गया तो 5 मिनट से भी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। फिर उनको 5 मिनट का थोड़ी देरों में गैप दे के इंटरवल दिया गया था जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई। और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बार बार इंटरवल से उनका काम जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए फिर उनका जो रेस्ट टाइम था उसको कम कर दिया गया। फिर क्या किया, रेस्ट टाइम को कम कर दिया गया, 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट टाइम मिला जैसे उन्हें। तो साथ ही साथ लेकिन उनको कुछ नाश्ता भी प्रोवाइड हुआ।
तो नाश्ता प्रोवाइड हुआ तो उससे भी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। उसके बाद उन्होंने देखा कि इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए तब प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आया। तो तब तक ग्रुप मेंबर्स जो थे वो आपस में मिल चुके थे, उनकी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो चुकी थी, तो प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो था सोशल रिलेशन। अगर सोशल रिलेशन प्रॉपर है तो ये सारी चीज़ें जो है वो मायने इतना नहीं रखती हैं, है ना। तो आ, हर चीज़ चेंज को इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे क्या देखा गया कि एब्सेंटीज्म डिक्रीज हुआ, मोरल इंक्रीज हुआ और लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड हुआ। क्यों? क्योंकि उनका आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो गई थी, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ चुकी थी, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है, उनके बारे में काम किया जा रहा है, तो ये उनके अंदर एक फीलिंग आ चुकी थी। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स काम किए थे जो उनको वर्क के लिए और ज़्यादा एक तरह से एडजस्ट करने में मदद कर रहे थे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रोडक्टिविटी और मोरल दोनों चीज़ें जो है वो इंक्रीज हुई थी। ये हो गया आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम, जहाँ से हमें पॉजिटिव कुछ मिला। अब आता है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स को साथ में लिया गया और उनका इंटरव्यू लिया गया और उनसे ही पूछा गया कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर है, कौन सी वर्किंग लाइफ में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनका परसेप्शन जो है वो लिया गया था। तो रिजल्ट यहाँ पर पता चलता है कंफर्म दैट द इनफॉर्मल रिलेशनशिप या जो सोशल ग्रुप वो बनाते हैं, जो उनकी साइकोलॉजिकल नीड है, उससे उनके वर्कर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मुझे कुछ काम करने में दिक्कत आ रही है, मैं अपने बॉस से पूछने जाऊंगा तो मेरी इमेज कहीं डाउन ना हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने क्या किया, अपने ही कलीग से मैंने थोड़ा सा बात करी, उससे समझने की कोशिश करी। तो क्या होगा, जब मैंने ऐसा किया ना कहीं मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी मिल गई। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आती है। ठीक है, अब बैंक फायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ये चीज़ क्लियर हो गई ना कहीं ये मेरा जो फ्रेंड है, अगर मैं उससे मदद लेती हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया कि इनफॉर्मल रिलेशन या सोशल और साइकोलॉजिकल नीड जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई। अब बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, स्मॉल ग्रुप्स के ऊपर। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्ट टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑन द इंडिविजुअल। स्मॉल ग्रुप का इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखा गया। ग्रुप का इंडिविजुअल पर इम्पैक्ट पड़ता है ना भाई, हम कहते हैं ना संगत का असर तो पड़ता ही है, तो उसी संगत के असर को यहाँ पर चेक किया गया। तो ग्रुप ऑफ 14 वर्कर्स को यहाँ लिया गया और उनको ऑब्जर्व किया गया और उनके वर्क को देखा गया कि कौन कितना कैसा वर्क कर पा रहा है। द ऑब्जर्वेशन रिवील्ड, क्या मिलता है ऑब्जर्वेशन की इनफॉर्मल प्रोडक्शन norms set by the workers and the existence of informal relation in the group। यहां पर भी वही बात आई कि उनका जो आपस का रिलेशन है, इनफॉर्मल ग्रुप जो फॉर्म हो रहा है वो ज्यादा बेहतर उनको लगा। यानी कि कहीं ना कहीं टोटल मिला के अगर देखा जाए तो जो सोशल नीड है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट देखी गई, यानी कि जो फ्रेंड वाला हिसाब है ना वो ज्यादा बेटर माना गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हार्थोन एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर हो गया कि वर्कर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं, सेटिस्फैक्शन जो है वो उनको किस चीज से मिल रहा है। ठीक है, मोटिवेट बाय मोर देन द सेटिस्फैक्शन ऑफ इकोनॉमिक नीड। हमको सेटिस्फैक्शन ज्यादा जरूरी है और वो सेटिस्फैक्शन उनको जो मिल रहा है वो किस चीज से मिल रहा है, सोशल वेलबींग से मिल रहा है, इनफॉर्मल ग्रुप से मिल रहा है, उससे उनके एटीट्यूड में चेंज आया है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम दोबारा से एक सेशन लेकर आपको इसको क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, जहां तक है क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी। तो बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें इतना बताया गया है कि कैसे हम ह्यूमन रिलेशंस का जो मूवमेंट है उसको बिहेवियर से कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कि ह्यूमन के बिहेवियर को समझना कि कब वो मोटिवेट हो रहा है, कब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है, कब एक्सपेक्टेशंस हम उसके बढ़ रहे हैं, ग्रुप डायनामिक या इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को कैसे और बेटर बनाया जा सकता है, इसको लेकर हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी आया। जैसे कि बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी में आपकी वो सारी थ्योरीज आ जाएंगी जो आपके बिहेवियर को जोड़ रही हैं, जैसे कि अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, द फेमस थ्योरी ऑफ 5 नीड। तो
लाइक इनने जो बताया हुआ है कि जो 5 नीड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो वही यहाँ पर भी आ गया है कि मोटिवेशंस के लिए ह्यूमन नीड को कंसिडर किया जाता है। जैसे जैसे उसकी नीड पूरी होती जाएगी वो अपने काम के लिए मोटिवेट होता जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो ह्यूमन नीड आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। दे लाइक एक नीड कंप्लीट होगी देन उसको पर्पसली फिर दूसरी नीड चाहिए, तो उसको मोटिवेट होने के लिए उसकी नीड जो है वो चलती जाती है। और यही नीड जो है इन्होंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बताया है, लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ। और मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी जो है वो मैनेजर को हेल्प करती है एम्प्लॉय विजुलाइज एम्प्लॉय मोटिवेशंस, ये हेल्प करती है कि वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन को कैसे विजुलाइज कर सकता है। लाइक ये दिस वन, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम मोटिवेशंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये मास्लो हायरार्की नीड को बताया गया है। सबको याद तो हो गई, नहीं होगा तो फटाफट से एक बार रिकॉल कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिर मैरी पाकर फॉलेट ने यहाँ पर बताया गया कि फॉलेट वॉज द फर्स्ट पीपल टू इंटीग्रेट द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इनटू द मैनेजमेंट थ्योरी। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था कि भाई ये भी हो सकता है, तो उसको कैसे आपको दूर करना है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ट्रू लीडर्स क्या होता है, ग्रुप पावर क्या होती है, उसको भी यहाँ पर समझाया है। फिर डगलस का जो डगलस मैकजॉर्ज हैं, मैग्रो के आपका जो एक्स और वाई थ्योरी है ना, मैग्रोस के आपकी जो एक्स और वाई थ्योरीज है उसको भी यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर आपको पता ही होगा एक्स और वाई दो तरह के पर्सन्स लिए गए थे। जो एक्स थे इनका कहना था कि दो तरह के मैनेजर एग्जिस्ट करते हैं। जो एक्स मैनेजर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव व्यू रखते हैं, लाइक बहुत लेजी, अनट्रस्टवर्दी, इनकैपेबल ऐसे होते हैं, ठीक है ना। और जो अदर हैंड में जो वाई वाले जो होते हैं वो कैसे थे, दे आर दी ट्रस्टवर्द, लाइक कैपेबल टू अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अज्यूम कर सकते थे। और इनका मोटिवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर होता है, ये इनका बताया गया था। तो बेसिकली ये थ्योरीज तो आपको नाम पूछा जा सकता है कि एक्स वाई थ्योरीज किसने दी हुई है, तो वो उससे भी आप इसको तैयार रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाले वर्कर्स थे वो वर्क सेंटर्ड थे, क्लासिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, और जो वाई वाले थे वो बिहेवियरल अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी कि पीपल सेंटर्ड, जो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ हो सारा कुछ कि कैसे करना है हमारा जो ये कैसे वर्क हो रहा है। और अभी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या देखा हुआ है। तो आज हमने देखा मैक्स वेबर के बारे में, फिर हमने उनके प्रिंसिपल्स देखे, न्यू क्लासिकल थ्योरीज के पॉइंट्स समझे, फिर हमने हाथोन एक्सपेरिमेंट देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी देखी कि उनमें कौन कौन सी थ्योरीज आ सकती हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज जैसा आप जानते हैं आपको पूरा कोर्स जो है वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जितना हो सकता है उतना स्प्रेड कीजिए, क्योंकि दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर MBA, BBA, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट सबको स्प्रेड करो, शेयरिंग इज केयरिंग, तो सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अब फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट।